अस्सलाम वालेकुम, शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज बहुत सारी खबरें हैं। एक तो शहबाज शरीफ का जो नाम ECL से निकालने के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील थी, उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसके अलावा जो दूसरा अहम मुकदमा था वो था खुर्शीद शाह का। उनकी भी ज़मानत जो है वो आज लगी हुई थी, उस पर भी दलाइल हुए और वो मुकदमा कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जबकि एक और अहम मामला था और वो मामला ये था कि साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी की अपनी बरतरफी के फैसले के ख़िलाफ़ जो 184(3) में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है, उसके ऊपर आज समाअत हुई। और आज समाअत जो है वो तकरीबन 2 घंटे के करीब, 1.5 से 2 घंटे इस पर बड़ी अहम समाअत हुई। इस समाअत के अंदर उन्होंने जो पाकिस्तान बार रावलपिंडी बार में जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने तकरीर की थी, वो तकरीर जो है वो आज भरी अदालत में 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे और उनके साथ थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस सज्जाद अली शाह। तकरीर जब पढ़ी गई और उस तकरीर पढ़ने के बाद हमने देखा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं वो एक मौके के ऊपर जज्बाती हुए। उस तकरीर के हिस्से जो हैं वो क्योंकि अब अदालती रिकॉर्ड अदालत के अंदर पढ़े गए हैं और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो उनकी बरतरफी का फ़ैसला है उसमें भी हैं, मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उसका लिंक जो है वो पूरी तकरीर का आप देख लीजिएगा, लेकिन उसके कुछ हिस्से जो हैं वो हम जो है वो आपके सामने गोशगुजार करेंगे। लेकिन उसमें जब वो तकरीर पढ़ी गई तो फिर उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़े अहम सवालात किए और जो ये रिमार्क्स देते हुए वो जज्बाती भी हुए कि जज जो है वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और आइन का दिफा करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने ही इदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। उस पर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए। फिर जब बेंच उठने लगा तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 सवाल जो हैं वो हामिद ख़ान से किए और उन्होंने कहा कि हामिद ख़ान साहब, ये भी बताइए कि आपके मुवक्किल ने अपने जवाब के अंदर लिखा है कि वो ISI के लोगों से मिलते रहे, बल्कि एक नहीं 3 दफ़ा मिले। उस पर हामिद ख़ान ने कहा कि जनाब अगर कोई घर आ जाए तो उससे इंसान दरवाजे तो नहीं बंद कर सकता। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जब आप दरवाजे खोलते हैं तो लोग मिलते हैं। और फिर उठते हुए उन्होंने कहा कि आप 3 मौके पर ISI के आला अफसरान से क्यों मिले, ये सवाल जो है हम छोड़ कर जा रहे हैं। और ये बताए बगैर कि मुकदमा कब तक के लिए मुलतवी हुआ है, कोर्ट उठ कर चली गई। आज के मुकदमे की अहम समाअत का अहवाल लेकर हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल साहब। नासिर साहब, हामिद ख़ान साहब ने जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तकरीर पढ़ी तो उसके बाद क्या अदालत का माहौल था वो आप बताइएगा। लेकिन जब अदालत की समाअत ख़त्म हुई तो हमने जस्टिस साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी से यही सवाल किया, तो उनका क्या कहना था वो पहले सुन लें। सिद्दीकी साहब, आप आज उमर अता बंदयाल साहब के कहने का मतलब ये था कि मिलते आप ISI के लोगों से और इल्ज़ाम आप जुडिशरी पे लगाते हैं, क्या कहेंगे? मैं उस वक्त जुडिशरी का हिस्सा था। जी नासिर साहब। क़य्यूम साहब शुक्रिया। असल में जो तकरीर थी वो आपको पता है वो तो बहुत मतलब ऐसी तकरीर है जिसकी वजह से एक जज साहब को घर जाना पड़ा। आपको याद है ना 3 रेफरेंसेस उन पे फाइल हुए थे और एक रेफरेंसेस उनके जो था वो डील करता था उनके घर के एक्सपेंडिचर के ऊपर, एक और कोई रेफरेंस फाइल होता है। लेकिन जिस चीज़ पे जो एक्सपीडिशियसली डिसाइड हो गई वो यही रेफरेंस था जो तकरीर थी। तो रावलपिंडी बार से जी, तो जिसके अंदर उन्होंने एलेज किया था, क्या एलेज किया था वो भी ज़रा बता दें। उसमें बहुत सारी बातें थी। एक तो ये थी कि उन्होंने मतलब वो एक लंबी तकरीर है, जैसे मसलन उसमें ये कहा था कि अगर हम आजकल के हालात में अगर हम देखें जो पाकिस्तान जिस हालत में है, ना वो जमहूरी रहा है, ना वो
इस्लामी रहा है, तो उसमें 50% जो है वो जुडिशरी का हाथ है, बाकी जो 50% है वो आप दूसरी इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट है, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर आप डाल सकते हैं। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे पास मतलब इस आईएसआई के जो सीनियर ऑफिसर्स आते थे, और मैंने जब उस वक्त के चीफ जस्टिस जो अनवर कांसी थे, जिनके ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस चल रहा था एट ए टाइम, और वो दोनों ही आया करते थे ये रेफरेंस को फेस करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन उनको मैंने जब ये रिक्वेस्ट की और ये कहा गया कि आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछ लें कि मेरे पास कौन कौन आए, तो मैंने उनको बताया भी था, तो चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया था कि मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है, तो उनको रिवॉर्ड भी किया गया और उनका केस भी ख़त्म हो गया और मुझे घर जाना पड़ा। तो और उनकी अच्छी खासी लंबी स्पीच है, और मतलब उन्होंने जिसे अहम नुकात क्या है उसकी स्पीच के? मसलन मतलब वो जिस तरह कहते हैं ना कि स्पीक देयर हार्ट आउट, अपना जो उन्होंने दिल खोल कर रख दिया था। और उन्होंने कहा था और कि वो सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिप्स मौजूद हैं। हाँ, सोशल मीडिया में है, और उन्होंने बेसिकली यही कहा था कि जुडिशरी को स्टैंड लेना चाहिए, और हम फेल कर रहे हैं अपने लोगों पे, इस तरह की बातें थी। लेकिन और ये भी था कि मुझे ये भी कहा गया कि अगर आप हमारे कहने पर फैसले दें तो हम आपको सितंबर के बजाय नवंबर के बजाय सितंबर सबसे में ही अहम- चीफ जस्टिस बनवा देंगे। ये बात भी की गई थी। बिल्कुल ये बात स्पीच में मौजूद है। और लेकिन इस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उन्होंने मतलब वो एक तरह से हमें महसूस हुआ जैसे अपेरेंटली वो जज्बाती हो गए, और उन्होंने कहा कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और आप लोगों के पास गए और आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को कंडेम किया, और फिर आप हमारे पास ही आए हैं पिटिशन के ज़रिए, और अपना रिक्लेम कर रहे हैं अपनी पोजीशन हमसे। तो मतलब हमें और ही अदलिया आपके के जजेस के सामने ही आप हाँ। जो है ये तकरीर फिर पढ़ भी रहे हैं। हाँ, तो दूसरी उन्होंने कहा कि हम गोशा नशीन लोग हैं, और जो हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो हमारी अलग है और आम एक सिटीज़न की अलग है। हम कोड और ऑफ उसका हमारा एक रास्ता है। बिल्कुल उसका एक रास्ता है। तो आप इक्वेट ना करें सिटीजन्स के साथ। आप जज हैं, और मतलब अगर कुछ मुराद हैं तो हम पे कुछ चेक्स भी हैं। हम ये पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम शीशे के घर में रहते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा जुडिशल कोड ऑफ कंडक्ट भी है। जुडिशल कोड ऑफ कंडक्ट है। और फिर उन्होंने कहा कि आपने दरवाजे खोले हैं, तो आईएसआई के सीनियर ऑफिसर्स आपसे मिलने आया करते थे आपके घर पे। अगर आप डिस्करेज करते तो नहीं मिलते वो। तो ये आप सोचें। तो अभी आपको मैंने जो क्लिप चलाया यही सवाल जब किया उनसे, मैंने कहा जी असल में यही था, मतलब तो सवाल तो यही था कि आईएसआई के लोगों से आप मिलते हैं और ब्लेम आप अदलिया के ऊपर लगाते हैं। तो उस पर शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा मैं उस वक्त अदलिया का हिस्सा था। बिल्कुल देखें, असल में शौकत सिद्दीकी साहब तो वैसे भी अगर वो जज होते तो जुलाई 31 तक, या सॉरी जून 30 को वो रिटायर हो जाते। तो वो अपनी सारी किश्तियाँ जला चुके हैं, और वो शहीद मतलब वो एक जंग लड़ रहे हैं। तो उन्होंने किश्तियाँ जलाई हुई हैं, उनको इसकी परवाह नहीं है कि क्या होगा। पेंशन का मसला डिसाइड होता है नहीं होता। अगर वो जज होते तो रिटायर हो जाते, पेंशन मिलती या एलिवेट हो तो जाते। नाज़िर साहब 2018 से लटका के रखना ये भी तो ठीक नहीं ना। देखें, क्यों ये नहीं जो अदालत ने जल्दी फैसला किया, अगर इतनी वाज़ेह क्लियर केस था। देखें, एक ये इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जजेस आपको को याद है ना उमर अता बंदयाल साहब ने जब पहली हियरिंग की तो उन्होंने कहा कि काजी फाइसा साहब का केस भी है, तो लिहाजा इसमें वही सवाल हैं, तो हम वो डिसाइड कर लें, तो फिर उसके बाद आपको मुकदमे को देखेंगे। और फिर 1 साल तो फिर मुकदमा ही नहीं सुना गया था इसके बाद। हाँ, उसके बाद फिर जब तो रिव्यू आ गया। अब अगर वही वाला जो आपने अभी बात की, अगर उसको रखें तभी तो रिव्यू की भी जजमेंट आनी है, तो उसके बाद ये केस सुने। लेकिन बहरहाल ये सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी रखना जो है ये अच्छी बात नहीं है। ये बंदे सिर्फ टेंशन से और स्ट्रेस से उसका इतना आप एगनी में रखते हैं उसको, अच्छा, इतना नुकसान पहुंचा चुके वो होते उमर हैं। अता बंदयाल साहब भी कह रहे थे कि क्योंकि इनके खिलाफ रेफरेंसेस थे, जब हामिद खान बता रहे थे कि जनाब इनके खिलाफ रेफरेंसेस थे और ये एक एगनी में थे और एक जज्बाती इंसान की तकरीर भी थी। लेकिन वो तकरीर पढ़ने वाली है। अगर मुझे मौका मिला तो जो है मेरा ख्याल है कि उसको पढ़ें। अगर आपके पास नहीं है नासिर वो साहब, असल क्या में मेरे अपने पास वो कसम से? रिटन फॉर्म में तो नहीं है। वो तो मेरे पास है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला है उसके अंदर रिप्रोड्यूस भी की हुई है।
ना अपना हसनात मलिक साहब, आज आपको इस सारी कार्रवाई में बेंच का कैसा लगा? क्योंकि एक मौके के ऊपर जब ये उमर अता बंदयाल, जस्टिस उमर अता बंदयाल जब जज्बाती भी हुए कि हम आइन का दिफा करते हैं, हम जजेस जो हैं वो उनका ज़ाब्ता अखलाक भी है, और ये इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं जुडिशरी पे कास्ट की गई। हम तो जो जजेस हैं वो ब्रदर जजेस एक दूसरे के साथ इख्तलाफ के बावजूद यहाँ बैठते हैं, और ने इस मौके पे जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल की तरफ इशारा करके कहा कि अभी उन्होंने काजी फ़ाइज़ा के केस के अंदर मेरे फैसले से इख्तलाफ किया, बट वी आर ब्रदर्स जजेस एंड हम बैठे हैं और सुन रहे हैं। नहीं, ये बात तो है। जिस तरह अब जस्टिस मंसूर अली शाह 2 हफ्ते से जस्टिस बंदयाल साहब के साथ बैठे हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और जस्टिस बंदयाल क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा सीनियर पुनी होंगे, जस्टिस बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस, तो उनके साथ भी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होगी, और होनी भी चाहिए। जजेस में जो इख्लाफ राय है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको वेलकम करना चाहिए, और ये है कि वो बैठें। नहीं, यहाँ पे इस समात के अंदर ये कहने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, बिलखसूस उनकी तरफ इशारा करके? देखें, आज का जो मामला था, मेरा ख्याल है उसमें जस्टिस बंदयाल साहब थोड़ा सा वो जज्बाती हो गए, और मेरा ख्याल है उससे ये अब हो गया कि कंट्रोवर्सी जिससे बहुत से लोग बचना चाह रहे थे कि ये कंट्रोवर्सी ना खुले, वो अब खुल गई। पूरी स्पीच पढ़ी, फिर आपने मतलब ISI का जिक्र आ गया, फिर वो उन्होंने कहा कि जी आप एक्सप्लेनेशन दें कि आप 3 मीटिंग क्यों की आप। अब वो एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसके बाद फिर वो कंट्रोवर्सी चलेगी ना कि भाई क्यों हुई मीटिंग, क्या हुई, किस तरह हुई। अब ये चीज़ें वो कह रहे हैं कि आप मिले, और ये नहीं मिलना चाहिए था, और मतलब जजेस को वो कहते हैं गोशे गुमनामी में रहें, उनको बिल्कुल गोशे नशीनी से सॉरी वो है कि जी उसमें, और बिल्कुल किसी से मुलाकात ना करें, ये वो चीज़ें, वो बातें सारी ठीक है, मिलना नहीं चाहिए बिल्कुल। उस मामले में भी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जजेस को जो है वो इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए। आपको पता है लेकिन कि अब जब ये आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी, और वो इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात के हवाले से, तो उसमें DG ISI भी आए थे और DG MI भी आए थे, और उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल भी मौजूद थे। 5-6 जजेस थे। हाँ। लेकिन वो एक मेरे उसमें है कि वो ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि एक थी उसमें प्रेस रिलीज भी जारी हुई मीटिंग, और उसमें जैसे खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी इंडियन सुप्रीम कोर्ट आना चाह रहे थे, यहाँ पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू था, सिक्योरिटी इशू की वजह से मीटिंग बुलाई गई है। जो भी मामला यहाँ जो है और मामला है कि इसमें नहीं। लेकिन इसके बाद अलावा भी आपको पता है कि आसिफ सईद खोसा साहब ने जो है वो उनका तो ये भी है कि जब इंसिस्ट किया जाता है कि मीटिंग करें ही करें, और जब अनवर रईस जमाली साहब के दौर में मुझे भाई बुला के बार बार किया गया कि जी आपको सिक्योरिटी का इशू है, आप मिलें, लाजमी नहीं मिल, फिर मुझे ये कहा गया जी आपको एयरपोर्ट में 2 मिनट दे दें, आपको ब्रीफिंग देनी है, मैंने कहा बेंच में दे दें, तो वो भी तो एक पूरी आप भी उससे सिक्योरिटी के हवाले से गाड़ी आपको देनी है। हाँ और वो नहीं, सारा उसके अलावा जब मैं चीफ जस्टिस बना तो ब्रीफिंग देनी है भाई। मैंने कहा कि मैंने कौन सा कोई मतलब हाँ, उन्होंने एक और लफ्ज़ भी कहा, उन्होंने कहा कि बस हमें पता है कि एक दफ़ा इनकी गोद में बैठ के तो बस फिर आप दाना बैठ दिया गए, जाता है, और ये दाना वो डाला चीज़ें जाता तो एक छोटी सी इंटरजेक्शन। देखिए, आपने जो जिक्र किया ना, क्लैंडस्टाइन मीटिंग नहीं हुई थी, वो जो आप सिक्योरिटी की बात करें, वो सारे जजेस बैठे हुए थे, और वो बाकायदा एक मीटिंग थी, उसकी फिर प्रेस रिलीज भी इशू हुई थी। वो क्लैंडस्टाइन मीटिंग नहीं थी। जो इसका जिक्र हुआ है वो तो अलहदगी में मीटिंग हुई थी, वो भी घर पे, कोई बेंच में तो नहीं हुआ था, कोर्ट में नहीं हुई थी। तो ये सारी बातें किसने बताई हैं? नहीं, देखें, वो उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब ने मानी है, और अपने उन्होंने जवाब में लिखी है, और उन्होंने चीफ जस्टिस को भी इन्फॉर्म किया था। ऐसा नहीं था, उस ज़माने के जो कांसी साहब थे उनको भी इन्फॉर्म किया। ये अलग अच्छा। बात है कि उन्होंने नहीं डिक्लाइन कर दिया। उनके अपने उसमें हाँ, अनवर कासी साहब के खिलाफ भी करप्शन का और हाँ। करप्ट प्रैक्टिसेस का रेफरेंस चल रहा था, और ये भी इत्तेफाक की बात ये है उन्होंने आज कहा है कि जिस दिन वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी को फारग किया, उसी दिन जो है उनको उस रेफरेंस से बरी भी किया था। बिल्कुल, ये आज उन्होंने कहा कि रिवार्ड दिया गया। देखिए, मसला ये है कि ये तो बड़ा क्लियर था कि उस वक्त सीनियर पुनी जज और साकिब निसार साहब, वो चीफ जस्टिस क्या था, उन्हें एज ए जज शौकत सिद्दीकी साहब पे मसला नहीं था, वो चीफ जस्टिस बनने नहीं दे रहे थे। कि एक था कि जी, और चीफ जस्टिस के लिए वो उनका ये था कि भाई इनको नहीं बनना किसी तरह। जिस तरह अब काजी साहब कह कि काजी साहब एज ए जज, काजी फ़ाइज़ा साहब कोई इशू नहीं है, असल चीफ जस्टिस का इशू है, क्योंकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात हम तो कहते हैं कि इनको रेगुलेट कर दें तो मसला ही ना बने ना। असूली तौर पे लोग साथ आपके खड़े हो जाएंगे कि जी जब चीफ जस्टिस के इख्तियार जो अनफेटर्ड हैं उनको रेगुलेट कर दें, 3-4 जजेस की कमेटी बन जाए,
वो बेंचेस की कंपोजिशन करे, केसेस की फिक्सेशन करे। तो ये जो चीफ जस्टिस पे आके जी फलां चीफ जस्टिस बन जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके लिए असूली काम ये है कि आप रेगुलेट कर दें इख्तियारात को, इस तरफ जाना नहीं है और दूसरे मामलात करने। तो देखें शौकत साहब से मामलात जो थे, शौकत साहब के खोसा साहब की एक जजमेंट भी थी कि जी इन्होंने बेल एक बंदे जो उनके जो एक रेफरेंस था 2015 से चल रहा था, उसमें 8-9 चार्जेस थे। उनमें से एक ये भी था कि जी कोई बेल दी, उसमें खोसा साहब की जजमेंट थी, उसमें कोई जो है वो इस्तेमाल किए गए कि जी उन्होंने जुरिडिक्शन से किया, एक्सीड किया ये, और इसके अलावा भी बहुत से चार्जेस थे। तो मामला ये था कि आप उनमें प्रोसीड करते यकदम क्या आना। अब खोसा साहब कहते हैं आई विश कि हम किसी और मामले पे उनको निकाल देते। तो ये चीज़ें तो रियलिटी है कि उस वक्त के जो दोनों जज साहब सीनियर पुनी और चीफ जस्टिस गुलजार और साकिब साहब, वो इनको चीफ जस्टिस के हवाले से था कि ना बने। जिस तरह उन्होंने अतर मिनल्ला साहब को चीफ जस्टिस बनने के लिए पूरी कोशिशें की साकिब निसार साहब ने, बल्कि पूरी मामलात किए, फिर आखिर में वो जब हार गए तो फिर ये मैं आपको विद फैक्ट जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें तो जो मतलब ये चीज़ें हैं, वो सारा रेफरेंस पे खत्म हो गया था। हम ही तकरीबन हो एजेंसीज को तो उस वक्त ब्लेम करें, क्या हमारे ब्रदर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, जब इनकी होता है तो ये उन रिपोर्टों को इस्तेमाल करके दूसरों के जजेस के लिए, तो असल जो इंडिपेंडेंस है ना, मैं कहता हूँ कि वो जुडिशरी को जुडिशरी से है। जब एक जज की कोई मामला है तो उसमें जो दूसरे जजेस हैं वो अगर किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा बनेंगे या कोई एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, जब अब आपको पता है सारी चीज़ें उधर, तो वो इन चीज़ों में फिर बड़ा ख़तरनाक होता है। बात यह है कि आप उनको रूम कौन देता है जब सीनियर जजेस अब वो उसमें आपको पता है शौकत सदीकी साहब को 3 शौकत जारी हुई थी। एक आया जी आपने रिमास दिए, एक मतलब इस पे पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ आपने रिमास दिए, बिल्कुल वो भी था कि जी अब देखें वो रिमास की बात है तो साकिब निसार साहब ने क्या क्या रिमास नहीं दिए। अब ये तो चीज़ नहीं है। अगर इलेक्टेड लोगों को आप कहते हैं कि जी सबसे बड़ा चोर जो है वो उस बड़े ओहदे पे बैठा है, वो भी गलत है। क्या कुछ नहीं हुआ 2009 से लेके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्या कुछ ह्यूमिलिएट किया गया यहाँ इस तो मसला ये सारे इदारे होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जब मिलने के लिए शायद खाकान अब्बासी आए थे तो उसके बाद कहा गया कि फरियादी आया था एक। नहीं वो मैं कह रहा हूँ ह्यूमिलिएट करना, फिर वो साद रफ़ीक आए, चने वाले आ गए हैं जी, ये वो जो साकिब निसार साहब का स्टाइल था, या फिर शहबाज शरीफ आए तो उनके साथ क्या कोई, इवन उस्मान बुज़दार, चाहे जो भी आप कहें, उस्मान बुज़दार आए तो उनके साथ आपने क्या कुछ नहीं किया। तो देखें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी उतने ही होते हैं मोहतरम, उनके लिए भी रिमार्क जो जजेस के हैं वो नहीं होने चाहिए, ओवरऑल नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कमरे में इनवाइट करेंगे ना तो आपके लिए स्पेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल तो है ही है। अच्छा, आपको याद है कि हामिद खान साहब ने जब आज अपने आर्गूमेंट शुरू किए तो उन्होंने कहा कि 3 जो है वो प्रपोजिशंस हैं मेरी। पहली ये है कि क्या एक आला अदलिया के जज को बगैर किसी इंक्वायरी के बरतरफ किया जा सकता है। तो उस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंटरजेक्ट किया। उन्होंने कहा आपने कहा ये बड़ा जनरल किस्म का सवाल है, इसको स्पेसिफिक करें। ये इस तरह से होना चाहिए कि आप ये कहें कि एक जज को तस्लीम शुदा तकरीर के बाद क्या बरतरफ किया जा सकता है। उसके बाद जब हामिद खान साहब, हम वैसे से एग्री नहीं करते, ये भी कहा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब ने कहा कि मेरी दूसरी प्रपोज़ल ये है कि क्या जज को आज़ादी इजहार का हक है या नहीं है। तो इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सब्जेक्ट टू कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, यहाँ पर जो है वो जज के हवाले से एक कोड ऑफ कंडक्ट है। आप ने अपने जवाब के अंदर यूएन के कन्वेंशंस का हवाला दिया है। हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में वो कतन उससे मुख्तलिफ क्या लिखा है हमने वो देखना है। आपने इफ्तिखार चौधरी की बात की, उन्होंने ना अपने बारे में ना किसी और चीज़ पर इल्ज़ाम लगाया बल्कि कानूनी नुकात पर बात की। हामिद खान साहब जो हैं वो उन्होंने कहा बहुत सी टाइम्स में स्पीचेस रिटन नहीं होती थी, हाँ कहीं नहीं होती थी। तो एक्सटेम्पोर होती इस थी। पर फिर उन्होंने कहा कि क्या एक जज को मुबहम तासुर की बुनियाद पर एक मुबहम वेग किस्म का जो है अनएम्बिगुअस और मुबहम तासुर के कोड ऑफ अनबिकमिंग ऑफ अ जज, हाँ, इस पे हम क्या, जो कि डिफाइन भी नहीं है, उस पे निकाला जा सकता है। तो उस पर उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि आपका पॉइंट ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जजेस साहब का क्या वो मुख्तलिफ है, क्या मुबहम है। सबसे पहले फिर उन्होंने कहा कि हम 211 की बार कबूल कर, अब जो है पहले ये तो दीवार तो फैलाएंगे ना जिसको नहीं, वो उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा कि ये बार नहीं ये दीवार है, ये जो दीवार है, बार-बार और ये फैलानी मुझे पड़ती अंदाज़ा ही है। नहीं था कि दीवार बहुत ऊंची चली गई है।
और उन्होंने कहा मेरे जहन में ये बात थी कि जब 2018 में मैंने ओपन कोर्ट की पिटीशन फाइल की थी, जो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने उसको एक्सेप्ट भी किया था और उस पर जजमेंट भी आई थी, और उन्होंने कहा था कि हाँ अगर जज चाहे तो आप ओपन हियरिंग हो सकती है। तो मेरा ये ख्याल था कि मैंने 211 उस वक्त अबूर कर लिए, लेकिन मुझे आज रियलाइज़ हुआ है कि ये दीवार ऊंची होती चली गई है और मुझे इसको ऊपर जंप करना फिर से करना पड़ेगा। तो उसमें इजाजुल लहसन साहब ने कहा कि अब आपको बहुत प्रैक्टिस हो गई है, बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा कि अब आप पहले ये कर। वैसे कयूम साहब बात ये है कि जिस तरह ये होता है कि जी मैनिपुलेशन ये वो कोई अप्रोच करता है तो उसके लिए यही होता है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दो मिसालें हैं। किसी जज साहब को व्हाट्सएप मैसेज गया किसी तरफ से सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने अपने बताया और वो रजिस्ट्रार ने बाकायदा नोटिस लेटर लिखा उस इदारे को और उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। इसके अलावा और भी एक दो मामलात हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह का हुआ तो उस पर बाकायदा कार्रवाई हुई मामलात। लेकिन वहाँ जो मसला ये था कि जो थे अनवर रईस जमाली साहब, नहीं वो सॉरी अनवर कासी साहब, वो क्योंकि उनका अपना मामला फंसा हुआ था और मामला बड़ा संगीन था। एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो वहाँ से रिटायर हो चुके, रिज़ाइन दे दिया था इकबाल हमीदुर रहमान साहब, उन्होंने उससे बचना था या जो भी मामला। तो आज उन्होंने कहा कि उनको रिवार्ड दिया गया अनवर कासी साहब को और उसकी वजह से ये स्टेटमेंट लेने के लिए जिसमें उन्होंने डिनाई किया है ये मामला। तो ये बहुत बड़ा असल में मसला ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है 211 बार ये वो है कि जो है कि जो अब जो शौकत सदीकी साहब का जो क्लेम है या एलिगेशन कि जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं मामलात में आप, और उसकी बहुत सी मिसालें बहुत सी हैं। आज आपको पता है खुर्शीद शाह साहब वाले केस में भी किस किस्म की एप्लीकेशन आई है कि जी केस लगा जब क्या एप्लीकेशन आई है? वो आपको भी पता है कि जैसे याहिया अफरीदी जब बेंच में थे तो नैब वाले इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। जब याहिया अफरीदी साहब बेंच से हटे तो बेंच वो बावजूद इसके कि एक जुडिशियल ऑर्डर मौजूद है उस बेंच का। हाँ वो एप्लीकेशन बाकायदा दी है उनके वकील ने। तो ये मामला तो ये तो अब ग्राउंड जो चीज़ें हैं कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैनिपुलेशन जो है वो सिर्फ मतलब आप कह रहे हैं कि नैब वाले शायद जस्टिस याहिया अफरीदी की मौजूदगी में अनकंफर्टेबल थे और उसके बाद अब जब बेंच बनाया तो ये मुसलसल समाप्त हो हाँ उसमें भी आप देखें ना। और वैध केस है जिसमें अली जफर साहब पीटीआई के जो लीगल माइंड है उनको वकील किया गया है। अब इससे कट जोड़ आप देखें ना नैब और पीटीआई का जो आप देखें तो उसमें एक ही जो है वो सिलसिला रन लाइन। और ये है कि जो मैनिपुलेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मैनिपुलेशन सिर्फ इदारों की तरफ से स्पाई एजेंसी की तरफ से, वो जो है वो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी माजी में करती रही हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े सीनियर वकला हैं उनका भी नाम आता है। बड़े सीनियर जजेस जो है नीचे से ऐसे भी एविडेंस हैं कि जी ऊपर से फ़ोन एक जज का नीचे आता है कि जी ये करें। इवन एक जज साहब ने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को कि जी मेरा जो है वो मेरे ख़िलाफ़ एक बंदे ने मुझे बुरा भला कहा है और आपने उसको बेल दी और उसे कहा कि जी पंजाबी में जेड़ा तेरे प्यो गाली कटे तुसी उस बेला देने हो। और पंजाबी में आपको पता है ये बात कौन कर सकता है, कौन से थे जिन्होंने एक जज को फोन किया? ताल्लुक कोई डैम से तो नहीं था। बस अब छोड़ दें। तो ये सारे एविडेंस हैं कि जब एक जज जो है नीचे कर रहा है या जिस तरह यावर अली साहब को फ़ोन किया गया कि जी आप एटीए की केस लग, ये सारे फैक्ट्स हैं। ये सिर्फ अब इसको पॉइंट आउट की बात क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये सामने जब ये पीछे जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है इसके अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल हो रहा था और आपको पता है जिस दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे आए थे और उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ था 30 मार्च 2014 की बात है शायद, तो 14-15 की, तो मैं वहाँ पे मौजूद था। आप सब भी आप भी थे, हाँ सारे थे, ठीक है। आप नहीं करते थे, असनाद भी नहीं करता था। तो आपको पता है जब जनरल मुलजिम के जाने के से पहले क्या हुआ, अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और उस वक्त फैसल अरब, यावर साहब और जस्टिस तायरा सफदर, ये तीनों जज जो हैं देवर कन्फाइंड, उनको रोक दिया गया था, वो मुक़य्यद थे और एक्यूज़ जो है वो आराम से सिक्योरिटी के अंदर वहाँ से जब निकल गए, फिर उसके बाद सिक्योरिटी जब क्लियर की गई तो फिर जज साहिबान समेत हम लोग बाहर निकले थे। वो बस स्टोरी भी दी थी, वो छपी भी है द न्यूज़ के अंदर। असल केस सब इंडिपेंडेंस का है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। और ये जो बंदियाल साहब आज थे वो इमोशनल वो यही है कि भाई ये इमेज जो है ख़राब हुआ है जुडिशरी। लेकिन ये जो सारे हैं ये फैक्ट्स जो हैं, इसमें सिर्फ एक इदारा नहीं और भी बहुत से अवामिल इनमें जो असरअंदाज होते हैं और प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज है। तो वैसे शौकत सदीकी साहब के साथ अगर ये हो रहा था, उनको चाहिए नहीं था कि वो अपनी ये सारी चीज़ें ग्रीवेंसेस जो हैं वो लिख के चीफ जस्टिस के इल्म में लाते ताकि कोई एक एविडेंस तो क्रिएट होती। अच्छा नासिर साहब, उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा है कि हम आमिर खान साहब आपको सुनना चाहेंगे।
आज की समात के अंदर इरशाद नामा का भी जिक्र हुआ कि इरशाद हसन खान का, क्योंकि उनकी तकरीर में भी है कि जस्टिस मुनीर कियानी और इरशाद हसन खान जैसे जजेस ने जो अदलिया के साथ कर दिया है वो उसके बाद जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरा उनका इल्ज़ाम ये था कि ISI की इंटरफेरेंस इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो है वो मैनिपुलेट कराते हैं जज केसेस मैनिपुलेशन लगवाना, हो रही है वो। बेंच बनवाना, अर्ली हियरिंग करवाना। उमरता बदनाल साहब ने लेकिन ये कयूम कहा साहब, कि एक सवाल ये भी एक है कि ये भी है GIT कि अपील जो है माइंड बॉगलिंग है कि अगर किसी जज को निकाला जाता है उसके खिलाफ उसको कोई अपील का हक नहीं है। जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने ये कहा कि नहीं, हमने जो है ना हमारी जो जुरिस्प्रूडेंस तय किया है कि कम से कम एक जुडिशल रिव्यू का इख्तियार तो होना चाहिए। तो उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जज को ये भी इख्तियार, ये भी हक हासिल नहीं है। असल में तो उसमें justice- उमरता कयूम बंदयाल साहब- साहब ने कहा कि ये भी माइंड बॉगलिंग है कि कोई अपील नहीं है हाँ, किसी लेकिन जज को बरतरफ कयूम करने साहब, के एक हवाले चीज़ से। बड़ी हाँ। इसमें क्या जुडिशरी ने खुद भी तो नहीं इनवाइट किया। आप पनामा की GIT में खुद नहीं लिया, उनको सिक्योरिटी का इंचार्ज खुद नहीं बनाया। इसी तरह ब्लागर वाले मामले में शौकत सदीकी साहब ने उनको इन्वॉल्व नहीं किया। माजर साहब शौकत साहब को भी रिग्रेट करना चाहिए अगर ब्लागर वाले मामलात में जब वो जो प्रोसीडिंग्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी तो उसमें क्या रोल था हमारी जो एजेंसीज को, क्यों उस मामले में इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, उससे पहले एक और भी फिर बात है ना यार, देखे ना वो तो अब जो केसेस डिसाइड हुए में उनके ऊपर आपके पास कुछ होगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक वो फैज़ाबाद धरना का केस भी तो चल रहा था ना, और उसके अंदर जो एक मुआहदा हुआ था तहरीक लब्बैक का, और उसके अंदर भी तो जनरल फैज़ के जो हैं वो दस्तखत थे। ये भी सारी चीज़ मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें अभी इसमें आगे और आनी इसमें शुरू होंगी। जैसे शौकत सिद्दीकी के केस में जस्टिस एजाजुल एहसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसका जवाब भी बहुत मज़े का है हामिद खान साहब ने जो दिया था। उन्होंने कहा था ये आपका जो केस है ना, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि जो जस्टिस ईसा साहब का या चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का केस था, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो रिकमेंडेशन आई है जो प्रेसिडेंट को चली गई है, जो कि 211 का जिस पे 12 की वो चैलेंज नहीं हो सकती, वो ये डिटरमिन करना है हमने, क्योंकि वो प्री इश्यूज़ पे डिस्कस कर रहे थे। आपका जो केस है वो पोस्ट रिकमेंडेशन है। तो इस पे जस्टिस हामिद खान साहब ने ये कहा था कि ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की स्ट्रेंज सिचुएशन है, क्योंकि जो जज का जो फेट है वो एक ऐसी बॉडी के ऊपर मतलब इट हिंजेस अपॉन ए बॉडी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसकी हैसियत एक कोर्ट की भी नहीं है। मतलब एक ऐसे बॉडी जो कोर्ट भी नहीं है, वो एक जज की किस्मत का फैसला कर रही है। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से जज के ऊपर एक तलवार है, और ये हमें तय करना है कि इसका क्या किया जाए। बहरहाल अब देखें केस कैसे चलता है, आगे क्या होगा। आज की हियरिंग का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें यही नहीं पता कि केस लगेगा कब। इसकी कोई डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग एक डेट भी नहीं अनाउंस हुई। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना कयूम साहब, वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल चैलेंज को काउंसिल में छोड़ें, आप सुप्रीम इसके जुडिशल आगे नहीं, इसमें आप प्रेसिडेंट है। देखिए। एक अगर प्रेसिडेंट सेट होता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अगर दो जज साहब उस हाँ, जज से कि नाराज हैं और वो उसको फारिग कर देते हैं, तो उसके पास कोई रेमेडी के लिए कोई reason इंक्वायरी के कोई बगैर और इंक्वायरी उसके, हाँ। और इवन जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में रमदे साहब ने कहा था कि एक PN को भी फारिग करते हैं तो उसको अपील का हक दिया जाता है। यहाँ तो एक जज है उसको फारिग, और बाकायदा प्री डिटर्मन है 2-3 जज की फारिग करना है इस बंदे को। हाँ, तो फिर क्या यही बात जैसे सुमता बंदयाल ने भी कहा ना कि कोई अपील नहीं है, ये एक माइंड बॉगलिंग है बात है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये तो पार्लियामेंट ने करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो यही लिखा हम हुआ है। तो लेजिस्लेशन नहीं हम तो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने हामिद खान साहब ने भी बात की कि आइन की तशरीह जो है वो आपने इस तरह से करनी है, और किसी एक जो है कानून आइन की शिक को अलहदा करके उसकी वो नहीं करनी। पूरा आइन पढ़ने के बाद हम जो है वो उस पर करते हैं। फिर उसमें उन्होंने जो है वो सेपरेशन एंड इक्वालिटी का जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिकन, हाँ, उसका हवाला भी दिया। हामिद खान साहब ने एक और भी बात की थी कि आइन में सिर्फ 211 और 209 नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोविजन है। हमने हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करनी है। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ इन 2 आर्टिकल को उठा लें और बाकी आर्टिकल्स को छोड़ दें। जो हमें फ्रीडम मतलब आर्टिकल 25 है जो इक्वालिटी देता है, या फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 है, ये सब चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपने इन सबको साथ लेके चलना अच्छा है। नासिर, वो जो 211 के हवाले से हामिद खान साहब ने जो है जस्टिस मुशीर आलम के 5 रुकनी बेंच का फैसला भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि जी मेरे ख्याल में तो वो पहला बेंच ये 211 की बार अबूर कर चुका है। वो यही कह रहे थे, और ख़ासतौर पे अजमत सईद शेख साहब की जो जजमेंट पड़ी वो भी वो यही कह रहे थे कि मेरा इंप्रेशन तो यही था कि हमने वो बार अबूर कर ली है, लेकिन मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये दीवार तो बहुत ऊंची चली गई है और मुझे इसको जम करना है। तो वो मतलब अच्छे खासे मतलब वो कह रहे थे, और मतलब ही वॉज डिस्टर्ब्ड इस ऑब्जर्वेशन के बाद
कि 211 से आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि मेरी प्रोपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। वो कहते हैं 5 की बेंच ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि जी, हाँ, ये और उसमें 4 जजेस बैठे थे। अब ये भी उनका था कि जी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो गई है तो 211 से आगे जाए। ठीक है, वैसे 211 का बार बहुत, लेकिन अब उसमें देखें असल में ये है कि प्रेसिडेंट क्या सेट होगी। ये तो नहीं, शौकत साहब की तो 15 दिन है, 20 दिन है, वो बहाल भी हो गए तो क्या मतलब उसमें भी वो रिज़ाइन, लेकिन असल चीज़ है जो प्रेसिडेंट सेट होगी सुप्रीम कोर्ट में वो क्या होगी। वो क्या होगी, जाहिर है ये एक बड़ी अहम बात है। और इसके अलावा जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये भी कहा कि ये जो खुलकर बोलने की बात है, ये खुलकर बोलने की इजाज़त तो नहीं जी हो सकती। और फिर दूसरा ये भी बड़ा अहम सवाल उन्होंने किया कि जनाब जज का फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, ये भी ज़रा हमें इस पर हामिद खान साहब बताएं। और बुनियादी तौर पर ये 3 सवालों के साथ अदालत उठी। एक ये कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ISI के हुकाम से क्यों मिलते थे, क्या जज का फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, और अपील अगर कोई भी आए, जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को बरतरफ करती है तो उसके खिलाफ अपील क्यों नहीं है, जबकि जुडिशल जज के लिए पॉपुलेशन पे कॉन्फ्रेंस करना और बाकायदा उस पे डैम बनाना जो है, ठीक है। नासिर साहब चले इसको करते हैं, इसका तो नहीं पता कि कब तक इसकी हेयरिंग होगी। शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर क्या हुआ, कयूम साहब, हुकूमत ने वापस ले ली अपील या क्या हुआ? वो बेसिकली अटर्नी जनरल साहब ने जो बेंच था, उस एजाजुल एहसन साहब का बेंच था, 2 रुकनी बेंच था, तो उनसे यही रिक्वेस्ट की कि इसको आप डिस्पोज ऑफ कर दें, लेकिन एक कंडीशन के साथ। एक थोड़ा सा ये कर दूं कि शहबाज शरीफ ने जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो पिटीशन फाइल की थी, वो जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना, जिस पे उन्होंने कहा था कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं, उन्हें इजाज़त दे दी थी, उसको चैलेंज किया था। और उसमें उन्होंने ये चैलेंज किया था कि ये हमारे रिस्पोंडेंट्स यानी फेडरल गवर्नमेंट को सुने बगैर आपने चैम्बर में ये डिसाइड कर दिया है, और ये बहुत बड़ी रिलीफ दे दी है। तो इस पे उन्होंने ये अटर्नी जनरल जो खालिद जावेद खान साहब, उन्होंने यही कहा कि आप ये ऑर्डर में लिख दें कि ये ऑर्डर जो आप दे रहे हैं ये एज ए प्रेसिडेंस यूज़ नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई फरीक, ना गवर्नमेंट ना शहबाज शरीफ या उनके कोई साथी, जो ये इन्होंने अंदिया दिया था कि वो एक लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन को चूँकि वायलेट किया क्योंकि इनको जाने नहीं दिया गया था, उसके ख़िलाफ़ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा लाहौर हाई कोर्ट में, ये वो फॉलो नहीं करेंगे। और तीसरा ये होगा कि जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है वो एक्सपीडिशियसली डिसाइड होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 3 साल के लिए ट्रिब्यूनल वो जो बनता है कोर्ट, लेकिन 2 साल के अंदर कोर्ट ने जज जो है वो 3 साल के लिए 3 साल के अंदर 2 साल में उसको 2 साल के हाई अंदर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो वो केस इनकन्क्लूसिव रहा। तो ये कि एक्सपीडिशियसली दोबारा इसको डिसाइड कर दिया जाए। दूसरी साथी ने कहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो इस पे अटर्नी जनरल आज़म नज़ीर तार साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये क्या आप वो एक दूसरा मामला है तलवार लटकाना चाहते हैं, और ये तो इस पे उन्होंने कहा था कि क्या आप नहीं चाहते कि उनके खिलाफ ये मसला हल हो जाए, परमानेंटली डिसाइड हो जाए वन वे और दी अदर, कि इज ही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो कायदे इस खिलाफ भी हैं और जल्द खत्म हो हाँ जाए। जी, उनकी रिस्पेक्ट डिमांड्स करती है मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा पीटीआई गवर्नमेंट ने स्मार्ट मूव की है कि एक्सपीडिशियसली देखें इस वक्त हालात मुवाफिक लेकिन नहीं अभी है। अभी अभी ऑर्डर तो नहीं आया है, देखिए, मतलब ये ऑर्डर आ इसमें गया। 2 चीजें ऑर्डर आ गया, 4-5 ऑर्डर पेजेस का, जी जी 4-5 पेजेस का ऑर्डर अगर आ गया सानू भी दस दो। उसमें उसमें एक चीज़ तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट ने ये विड्रॉ नहीं की, ये मामला डिस्पोज ऑफ हुआ है? मैंने कि जी इन व्यू ऑफ ये आप पढ़ लें। ले दिखाएं, ये जी ये शहबाज शरीफ साहब के ऑर्डर की कॉपी आ गई है। In view of the concerns expressed by both sides and orders earlier passed by this court in different matters, we are sanguine that the accountability courts, where presiding officers have not so far been appointed despite orders of this court, will be appointed expeditiously and in accordance with the requirements of the National Accountability Ordinance, and the proceedings in all such matters shall be completed expeditiously with due diligence and without undue delay. This petition is accordingly disposed of in the फॉलोइंग टर्म aforementioned terms. तो जी ये है बात खुर्शीद शाह के केस की समाअत जो है वो अभी हो रही है,
और जस्टिस एक्सपीडिशियसली मतलब ये बात आ गई है कि पीटीआई गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ साहब का ट्रायल हो, और वो कहते हैं कि जी कंक्लूड, क्योंकि असल में पीटीआई के लोग जो जिनसे बात हो वो कहते हैं नवाज शरीफ थ्रेट नहीं है, मरियम थ्रेट नहीं, शहबाज शरीफ क्योंकि वो अल्टरनेट हैं एस्टैब्लिशमेंट, वो एक तो उसके लिए हमें वो पूरा जोर है, और शहजाद अकबर साहब और ये फोकस है कि भाई इनको इनका ट्रायल कंक्लूड, और वो कन्विंस हैं कि इनको सज़ा हो जाएगी। अब ये पीटीआई का व्यू है। अच्छा ठीक ये हो। इस तरह एक सवाल मतलब ये है कि जैसे पनामा के बाद एन इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को सजा हुई थी, अब फिर अगले इलेक्शन से एन पहले शहबाज शरीफ साहब को सजा ये दे तो दी अब हालात डिपेंड करते हैं। वैसे मेरा एक सवाल आप दोनों से, मुझे ये बताएं, ये इलेक्टोरेट ने डिसाइड करना है कि कौन सा लीडर हमें एक्सेप्टेबल है और कौन हमें रूल करेगा, या ये अथॉरिटीज़ ने डिसाइड करना है तो कि कौन मुकदमात जो acceptable बने है? हुए हैं उनके फैसले नहीं होने नासिर साहब? नहीं, मुकदमात बन, लेकिन इलेक्टोरेट का कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं, इलेक्टोरेट की वैल्यू है। इलेक्टोरेट में क्या ज़रूरी है कि मतीला जान जो है ना अजीब से इशारे कर रहे हैं। अच्छा, वो आपको हमेशा ऐसे इशारे करता है वैसे 104 एविडेंस, 2 विटनेस थे मेरे ख्याल है इसमें कि कितने, क्योंकि वो खुर्शीद शाह में मैं वो असल में सारे। डबल हो रहा हूँ अब कि 4 हो चुके हैं और 104 में टोटल बाकी हैं अभी। अब ये इनके केस में भी इसी तरह है मेरे ख्याल है। यहाँ शहबाज पे शरीफ साहब 114 हैं और 4-5 हो चुके हैं, तो वो असल में बात ये एक्सपीडिशियसली का साल 1.5 साल तो लग ही जाएगा ना ये मुकदमा खत्म होते वो होते। तो ज़ाहिर बात है। देखें यहाँ ये जो है ना हालात साजगार हर कोई देखता है कि हाँ चलें, बहुत उस शुक्रिया। वक्त तक चलाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। रिकॉर्ड आज करना आसान नहीं है, आपने भी किया हुआ है ट्रायल कोर्ट को, बहुत डिफिकल्ट होता है। जी जी मुझे पता है सर, क्रॉस एग्जामिन होता है फिर सारा, उसके बाद एक एक चीज़ एक एक नुक्ता जो है उसके ऊपर। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं जनाब, आपकी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने ये फैसला दिया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसमें कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द एहतसाब अदालत के जज का तकर्रुर करके और मामला तेज़ रफ्तारी से अनड्यू डिले जो है वो उसके अंदर ना हो। इत्तफाक की बात है, पनामा में एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो मॉनिटरिंग जज थे जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था, और एजाजुल एहसन साहब पनामा बेंच के भी हिस्सा थे। अब यहाँ पर ये बेल का मामला आया है और ये ऑर्डर भी जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने ही दिया है कि शहबाज शरीफ साहब का ट्रायल मुकम्मल किया जाए और उसके अंदर अनड्यू डिले जो है वो ना हो, और जल्द अज जल्द एहतसाब अदालत का जज भी जो है वो मुकर्रर किया जाए। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।